नमस्कार साथियों। अपने चर्चा चल रही थी कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की। पहला पाठ हम लोग देख रहे थे और पहले पाठ में जो चीज़ें हमने देखी है, पहले पाठ में राजवंश लगभग हमने देख दिए हैं। और अब जो राजवंश हमारे सामने इसका बचा हुआ है वो है करौली यादव वंश, परमार वंश और इसके बाद में कुछ एक उत्तराधिकारी संघर्ष। जो संघर्ष यहाँ पर हुए हैं, उत्तराधिकारी संघर्ष, चाहे वो आमेर का हो, चाहे वो बूंदी का हो, चाहे वो मारवाड़ का हो, तो जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुए हैं उन उत्तराधिकारी संघर्षों की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और उस उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करने से पहले हम कुछ एक बात करें करौली यादव वंश की। तो भाई साहब, करौली यादव वंश जो है, करौली राजस्थान में करौली के राजवंश की बात हम कर रहे हैं। और करौली का जो राजवंश है, देखो, राजवंश स्वयं को मथुरा की शूरसेन शाखा, मथुरा की एक शाखा थी, शूरसेन शाखा से जोड़ते हैं ये अपने आप को। ये कहते हैं कि मथुरा की शूरसेन शाखा से संबंधित है। और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से मानते हैं। यादव कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज है। करौली के यादव वंश के लोग बाग जो है वो कहते हैं हम श्री कृष्ण भगवान के वंशज है भाई। ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं ये स्वयं को। दूसरी बात, करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल ने की थी और 1040 ईस्वी में की थी। करौली के यादव वंश का संस्थापक, देखो एक नंबर बात, करौली का यादव वंश कहता है कि भाई साहब हम मथुरा से हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। और विजयपाल जो थे 1040 में इस वंश की स्थापना करते हैं, विजयपाल। बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं ये। ठीक है ना, इनकी राजधानी बयाना भरतपुर थी। आगे 1348 में अर्जुन पाल ने, देखना, कल्याणपुर बसाया था और इस कल्याणपुर को वर्तमान में हम कहते हैं करौली। तो एक नंबर बात हमने इसमें देखी है कि करौली का यादव वंश मथुरा से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण को अपना वंशज मानता है। 1040 में विजयपाल ने इस वंश की स्थापना करी थी, विजयपाल ने। और अर्जुन पाल जो थे इस वंश के शासक, इन्होंने कल्याणपुर की स्थापना करी थी और कल्याणपुर वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। आगे देखना, धर्मपाल द्वितीय की बात मैं कर रहा हूँ। धर्मपाल द्वितीय 1650 ईस्वी की बात है। एक बात आप तय मान लीजिए कि जैसे हमने राठौड़ देखे, कछवा देखे या फिर सिसोदिया देखे, तो वो वंश जो हमने देखे हैं ना, उन वंशों की तरह, उन वंशज, उन राजाओं की तरह है ना, इन राजाओं का उतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं मिलता है। ठीक है ना। धर्मपाल द्वितीय देखो 1650 की बात करने में करौली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, करौली को अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखो, गोपाल पाल ने, ये कौन है? गोपाल पाल। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? करौली में। और मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माता कौन है? तो गोपाल पाल है। बहुत ही ज्यादा बार ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है और इसके संस्थापक, इसको बनाने वाले जो है ना, वो गोपाल पाल है। ठीक है, मदन मोहन, मदन गोपाल, गोपाल पाल ने मदन मोहन जी का मंदिर करौली में बनाया था। करौली को राजधानी किसने बनाया? तो बात आती धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में। करौली की स्थापना किसने करी? या कल्याणपुर की स्थापना किसने करी? तो अर्जुन पाल ने। यहाँ के यादव वंश की स्थापना किसने करी? तो फिर बात आती है विजयपाल की। आगे बात करें, हरबख्श पाल से शुरू करें। देखो, महाराजा हरबख्श पाल सिंह, 9 नवंबर 1817 की बात है। महाराजा हरबख्श पाल सिंह वो पहले राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी। 1818 की संधियों का दौर जब चला था, या सहायक संधियों का दौर जब चला था, तो अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाला करौली का राजा महाराजा हरबख्श पाल सिंह था। 9 नवंबर 1817 में इन्होंने संधि अंग्रेजों से की थी। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाले राजा हरबख्श पाल सिंह थे। हरबख्श पाल सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब करी? तो बात आती है 9 नवंबर 1817। ठीक है ना। आगे देखो, डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य के
में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी भाई। इसकी अनुमति जो थी वो भाई इनको नहीं मिली थी भाई, ठीक है ना। दूसरी विशेष बात, एक मिनट आगे देखो, 1.5 वर्ष विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। 1854 से 1869 का कार्यकाल है, यानी 1857 की क्रांति के समय करौली के राजा कौन थे। 1857 की क्रांति के समय आपको पूछे, दो बातें आपको पूछ सकते हैं भाई साहब। एक तो सहायक संधि करने वाले करौली के राजा कौन थे। हरबख्शपाल सिंह 9 नवंबर 1817, हरबख्शपाल सिंह 9 नवंबर 1817 अंग्रेजों के साथ में देसी रियासतों की तरफ से सबसे पहले संधि करने वाला हरबख्शपाल सिंह 9 नवंबर 1817। दूसरी बात, 1854 से 1869 का जो टाइम पीरियड है, इस समय में करौली के राजा थे मदन गोपाल, या हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय करौली के राजा कौन थे, तो मदन गोपाल जी थे। आगे देखो, परमार वंश। परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला, परमार दूसरे को मारने वाला, ठीक है ना। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। वैसा परमार जो थे वो शत्रु संहारक से शत्रु को मारने वाले थे, और इनका कहते हैं कि परमारों का जो शासनकाल था ना वो था आबू के आसपास ही। बाद में क्या हुआ देखो, प्रत्यारों की शक्ति को कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। प्रतिहार और परमार दोनों की लड़ाइयाँ चली, ठीक है ना। अब जब प्रतिहारों की शक्ति कुछ कम हुई ना, तो परमारों की शक्ति की वृद्धि होती गई, और जैसे जैसे परमारों की शक्ति बढ़ती गई, परमारों के साम्राज्य का विस्तार भी धीरे धीरे होता गया था भाई, ठीक है ना। तो आगे देखो भैया, आबू के परमार ये घुमराज का वंश है, देखेंगे चुको। आबू के परमार बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आबू के परमार वंश का संस्थापक ये घुमराज है भाई। आबू के परमार वंश का संस्थापक घुमराज है। देखो ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ये चीजें सारी की सारी चीजें कक्षा 10 के पहले पाठ की चीजें हैं, राजस्थान अध्ययन की सारी चीजें मैंने हाथ से लिखवा दी है, ताकि आपके लिए केवल क्रीम बचे, ठीक है ना। और इस सारे नोट्स अपने लिखे हुए पड़े हैं भाई, अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है ना। आगे देखो, इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है भाई। कहां से प्रारंभ होती है भाई साहब? उत्पल राज से प्रारंभ होती है इनकी वंशावली। आगे देखो, गुजरात के शासक मूल राज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया था। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी देख लो, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें परमारों की है नहीं। और जो है वो क्या है, विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। धारावर्ष शासनकाल जब ये मिल रहा है ना 1163 से 1219, तो हमें सोच लेना चाहिए कि मोहम्मद गौरी के समकालीन रहा है, और पृथ्वीराज चौहान के भी समकालीन ये रहा है। मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया, सेना का नेतृत्व किया था। नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध माने जाते हैं इनके। और इनके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणवशाही नामक नेमिनाथ जी का मंदिर बनवाया था। इंपॉर्टेंट मंदिर है लुणवशाही का मंदिर, ठीक है ना। लुणवशाही का मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया था लुणवशाही का मंदिर आबू के देलवाड़ा गांव में। लुणवशाही मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा, आबू में। देलवाड़ा के मंदिर जो हम देख रहे हैं ना, देलवाड़ा के जैन मंदिर जो हम देख रहे हैं, उनका ही भाग है ये, उनका ही भाग है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लुणवशाही मंदिर बनवाया था, नेमिनाथ जी का मंदिर माना जाता है। 1311 के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर
ये सिरोही के आसपास का ही भाग था भाई साहब। चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां पर चौहान प्रभुत्व की स्थापना करी थी। ठीक है ना, चौहान प्रभुत्व की स्थापना करी थी। आगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश कैसे हुआ? मराठे महाराष्ट्र के क्षेत्र में निवास करने वाली जाति थी मराठा, और इन मराठों ने राजस्थान में प्रवेश कैसे किया, क्या क्या विशेष बातें इन्होंने राजस्थान में करी थी, वो बात हम कर रहे हैं। कैसे बूंदी रियासत से प्रवेश करके ये आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते गए थे। देखो भाई साहब, मराठों का राजस्थान में प्रवेश देखो। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हुई। भाई साहब, औरंगजेब का शासनकाल चला था 1658 से लेकर के 1707 तक, ये था औरंगजेब का शासनकाल। और औरंगजेब के शासनकाल के समय की ही बात करें, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के दो बेटे, एक बेटा आजम और दूसरा बेटा था औरंगजेब का मुअज्जम। दोनों बेटे उत्तराधिकारी संघर्ष करते हैं, दोनों बेटे लड़ाई करते हैं, औरंगजेब के दोनों बेटे लड़ाई करते हैं। इसमें मुअज्जम जीत जाता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बन जाता है। और जब मुअज्जम की विजय हुई तब क्या हुआ? देखो, गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम हो रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया था, राजपुताना तक नहीं पहुंचे हैं अभी तक वो। ठीक है ना, पारस्परिक गृह कलह के कारण राजपुताना में मराठों का प्रवेश हो गया, आपस में लड़ लिए, दूसरे फायदा उठा गए। राजपूत को कमजोर राजपूत ने ही किया, बाकी किसी दूसरे राजवंश की उस समय हिम्मत नहीं थी कि वो राजपूतों को कमजोर कर दे, क्षत्रियता को कमजोर कर दे। क्षत्रियता को कमजोर किया या खत्म करवाने की बात कही या मजबूत किया तो सारा काम क्षत्रियों के हाथ में ही था। क्षत्रियों ने क्षत्रियों को बनाया, क्षत्रियों ने क्षत्रियों को बिगाड़ा है। बिगाड़ा ज्यादा था, बनाया कम था। आगे देखो, राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र बन गए थे, एक बूंदी, एक जयपुर, एक जोधपुर। वैसा बूंदी और जयपुर दोनों का कारण एक ही था, स्वै जयसिंह की बहन अमर कुंवरी की शादी स्वै जयसिंह जयपुर का था, और यहाँ की राजकुमारी की शादी हुई थी बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में। लड़ाई बढ़ती गई और मराठा आते गए। देखो, बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष, बात बहुत अच्छी है भाई। बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष, स्वै जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह हाड़ा जयसिंह का बहनोई था। जयसिंह का बहनोई, जयसिंह की बहन हुआ करती थी अमर कुंवरी, और अमर कुंवरी की शादी जयसिंह ने करी थी बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में। ठीक है ना, आगे देखो भाई, 1727 तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए। कहते हैं कि 1707 में स्वै जयसिंह राजा बना था, और जब स्वै जयसिंह राजा बने ना 1707 में, तब से लेकर के लगभग 20 वर्षों तक दोनों के संबंध अच्छे रहे थे। दोनों के संबंध का मतलब यहाँ पर है स्वै जयसिंह और स्वै जयसिंह के बहनोई बुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है ना, बुद्ध सिंह की कछवाई रानी ने रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया बुद्ध सिंह ने। ठीक है ना, बुद्ध सिंह हाड़ा कह रहा है कि कछवाई रानी से उत्पन्न भवानी सिंह जो है वो मेरा बेटा नहीं है। जयसिंह ने बुद्ध सिंह को सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया था। जयसिंह ने बुद्ध सिंह को हटाने का निश्चय कर लिया। जब बुद्ध सिंह किसी कारणवश राजधानी से दूर गया हुआ था, तब जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। भाई साहब कहते हैं कि जयसिंह की बहन जो थी ना, उसकी शादी, जयसिंह की बहन की शादी हुई थी बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में। और बुद्ध सिंह हाड़ा जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, बुद्ध सिंह हाड़ा और जयसिंह की बहन से एक छोरा हुआ भवानी सिंह, उस भवानी सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया बुद्ध सिंह हाड़ा ने, बोला कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। बाद में बात ये हुई कि बुद्ध सिंह हाड़ा जो है ना, वो कहते हैं कहीं बाहर गया हुआ था,
स्वै जय सिंह ने पीछे से सेना भेजी। बुद्ध सिंह हाड़ा बहुत मजबूत शासक था खुद, भाई कमजोर नहीं था। स्वै जय सिंह ने सेना भेजी और बूंदी दुर्ग पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। ठीक है ना। आगे देखो नई बात। ये बूंदी के नजदीक की ही बात है। करवड़ के जागीरदार, करवड़ बूंदी के पास का ठिकाना था। जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह का द्वितीय का बेटा हुआ था दलेल सिंह। दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। भाई साहब दलेल सिंह को यहाँ का राजा बना दिया स्वै जय सिंह ने बूंदी का। हुआ यूं कि स्वै जय सिंह बुद्ध सिंह हाड़ा की जगह, बुद्ध सिंह हाड़ा जब बाहर गया हुआ था उस समय स्वै जय सिंह अपनी सेना भेजता है और स्वै जय सिंह ने अपनी सेना भेज करके बुद्ध सिंह हाड़ा के किले पर दलेल सिंह को राजा घोषित कर दिया। और जब दलेल सिंह राजा बने तब बात क्या हुई, ठीक है ना। देखो 1732 में स्वै जय सिंह जो है ना, इनकी बेटी थी कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ करवा दिया, दलेल सिंह के साथ करवा दिया था। आगे जय सिंह ने भवानी सिंह की हत्या करवा दी। जय सिंह ने भवानी सिंह की हत्या करवा दी। अब जय सिंह का भांजा भवानी सिंह तो मारा गया। भाई इस घटना ने कछवाई रानी को जय सिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। भाई साहब कछवाई रानी जय सिंह की बहन अमर कुंवरी थी और अमर कुंवरी के बेटे को उसके मामा ने मरवा दिया, यानी मामा ने भांजे को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, क्योंकि दलेल सिंह उसका जवाई स्वै जय सिंह का। देखो मैं आपको ये बात बता रहा हूं थोड़ी। स्वै जय सिंह ये स्वै जय सिंह जी जो थे आमेर के राजा थे। ये आमेर के शासक थे स्वै जय सिंह। और देखो स्वै जय सिंह जो है ना, इनकी बहन अमर कुंवरी, इनकी बहन कौन थी, अमर कुंवरी इनकी बहन थी। और ये अमर कुंवरी जो है ना, अमर कुंवरी की शादी, ये आमेर है और ये था बूंदी। बूंदी का राजा था बुद्ध सिंह आड़ा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, इन दोनों से संतान हुई भवानी सिंह। भवानी सिंह, और ये भवानी सिंह स्वै जय सिंह का भांजा था। स्वै जय सिंह का ये भांजा था, ये भवानी सिंह। दूसरी बात, स्वै जय सिंह है ना, स्वै जय सिंह की ये बहन थी और बेटी, स्वै जय सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी। स्वै जय सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी। और दूसरी बात, ये करवड़ ठिकाना था और यहां के ठिकानेदार थे सालिम सिंह, और सालिम सिंह का बेटा था दलेल सिंह। दलेल सिंह, इस दलेल सिंह की शादी करवा दी कृष्णा कुमारी के साथ में। स्वै जय सिंह ने अपनी बेटी की शादी दलेल सिंह के साथ में करवा दी। और अब स्वै जय सिंह क्या करेगा, देखना जरा। स्वै जय सिंह को लगा कि तेरा भांजा राजा बनेगा बुद्ध सिंह के बाद में। पहले तो बुद्ध सिंह ने इसको मानने से इनकार भी कर दिया था। इस कारण स्वै जय सिंह ने क्या किया था, इस दलेल सिंह को भेजा था कि दलेल सिंह जी आप आमेर की सेना लेके जाओ और बूंदी पे अधिकार करो और बूंदी का राजा बन जाओ। अब ये दलेल सिंह जब बूंदी का राजा बना, बूंदी का राजा दलेल सिंह बनते ही स्वै जय सिंह ने इसके साथ में 1732 में शादी करी। और शादी करते ही स्वै जय सिंह ने क्या किया, इसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया था। स्वै जय सिंह ने अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या करवा दी।
भवानी सिंह की हत्या करवा दी। और जब भवानी सिंह की हत्या हुई, दलेल सिंह यहाँ के राजा थे, अमर कुंवरी है ना, इसको अपने भाई पे गुस्सा आ गया, स्वई जय सिंह पे। अमर कुंवरी यहाँ पर क्या करेगी, अमर कुंवरी मराठों की सहायता प्राप्त करेगी। और जब अमर कुंवरी मराठों की सहायता प्राप्त करेगी ना, तब क्या होगा, बुद्ध सिंह हाड़ा की दूसरी रानी का बेटा था उमेद सिंह, अमर कुंवरी उमेद सिंह को लेकर के मराठों के पास में जाएगी। मराठे अमर कुंवरी को बहन मानेंगे और बूंदी रियासत पर आक्रमण करेंगे, दलेल सिंह पर आक्रमण करेंगे। तब स्वय जय सिंह जो था वो भयभीत हुआ। भयभीत स्वय जय सिंह ने हुरडा का सम्मेलन बुलवाया था। तो भाई साहब चर्चा बहुत लंबी है, चर्चा और अपनी होती रहेगी, ठीक है ना। आगे देखो बात जो मैं बता रहा हूं, देखो जयसिंह ने भवानी सिंह की हत्या करवा दी। इस घटना से कछवाई रानी जयसिंह को विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त कर ली। 18 अप्रैल 1734 को मल्हारा होलकर सिंधिया, मल्हारा होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना बूंदी पर चढ़ाई कर दी। हुआ क्या भाई, 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया था। आगे देखो, बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया था, समझ में आ गई ना बात। आगे देखो, बूंदी में महाराव उमेद सिंह का शासन स्थापित हो गया। कछवाई रानी ने होलकर को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। उमेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था, दलेल सिंह का बड़ा भाई था प्रताप सिंह। अब हुआ हुरडा सम्मेलन मराठों की शक्ति को बढ़ता हुआ देख करके। हुरडा में राजपूत शासक जो है वो इकट्ठे होंगे और क्या करेंगे, देखो जरा। देखो विश्वई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा में, हुरडा भीलवाड़ा का एक स्थान है, हुरडा नामक स्थान पर स्वय जय सिंह ने राजपूत शासकों को बुलाया था कि आप सारे आओ और मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को कमजोर करना है। तो सारे राजा क्या करेंगे, यहां पर आएंगे। 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान हुरडा पर सम्मेलन आरंभ हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी भाई, ठीक है ना। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता करेंगे भाई। आगे देखो, सम्मेलन में जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए थे, आदि राजा आए थे। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान माना जाएगा, समझा जाए। तो इसमें क्या हुआ था 1728 में, देखो 1722 में जयसिंह की खिची रानी जो है सूरज कंवर, जयसिंह की खिची रानी से सूरज कंवर से पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था ईश्वरी सिंह। दूसरी बात देखो, 22 के 6 साल बाद में 28 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र हुआ और बेटे का नाम रखा इन्होंने माधो सिंह। अब जो देवारी का समझौता हुआ 1708 का, उसके अनुसार ये माधो सिंह है ना, छोटा तो था ईश्वरी सिंह से, राजा यही बनेगा, ये बात थी। लेकिन हुआ क्या, देखो सितंबर 1743 में स्वय जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र माधो सिंह गद्दी पर बैठा। बात तो ये सेट नहीं हुई ना। अब ये माधो सिंह राजा कैसे बना, ठीक है ना। ये ईश्वरी सिंह गद्दी पे बैठा, माधो सिंह नहीं, ईश्वरी सिंह गद्दी पे बैठा। ये ईश्वरी सिंह राजा क्यों बन गया भाई, क्या आन पड़ी। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह गृह कलह आरंभ हो गया, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह कलह आरंभ हो गया भाई। नई लाइन में देखो, देखो मल्हारा होलकर से सहायता प्राप्त की माधो सिंह ने। माधो सिंह क्या करेगा, राजा बनने के लिए मराठों के पास में गया। ईश्वरी सिंह भरतपुर के सूरजमल जाट के पास में चला गया। दोनों भाई लड़ाई करेंगे, किस लिए, जयपुर आमेर का राजा बनने के लिए, जयपुर का राजा बनने के लिए। देखो माधो सिंह मल्हारा होलकर
ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त की। ये राणोजी सिंधिया दोनों ही अभी तक सिंधिया है, मराठा है, ठीक है। फरवरी 1745 माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें माधो सिंह हार गया। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। मैंने कहा ईश्वरी सिंह भरतपुर के जाट राजा सूरजमल के पास में गया, बिल्कुल गया। देखो ये राजमहल का युद्ध था। 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। ईश्वरी सिंह जीत गया। राजमहल के युद्ध के बाद महाराणा जगत सिंह मेवाड़ की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया। तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष लिया गया, ठीक है ना। इस युद्ध में जगत सिंह जो है ना, ये माधो सिंह का साथ दे रहा था, और सूरजमल जाट जो है भरतपुर के राजा, वो ईश्वरी सिंह का साथ दे रहे थे। बहुत भयानक युद्ध हुआ था। फिर छोटे छोटे और भी युद्ध हुए। तो देखो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में देखो बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने स्वीकार करने पड़े। ईश्वरी सिंह बोल रहा है कि मैं युद्ध हार चुका हूं, मैं माधो सिंह को 4 परगने दूंगा और मराठों को नगदी रुपए दूंगा, ठीक है ना। तो परगने देने और उमेश सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। पीसा आया कौन, पीसा आया कौन, तो दे कौन से, क्यों युद्ध हो गयो। 13 दिसंबर 1750 ईश्वरी सिंह परेशान, एकदम दुखी, पैसे पास में थे नहीं देने के लिए, और दुखी मन से ईश्वरी सिंह क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है ना। 1750 को ईश्वरी सिंह ने निराश होकर आत्महत्या कर ली। होलकर ने माधो सिंह को जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 को उसे यह सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों को नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। तब माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों ने, नागरिकों ने मराठों को कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की यह एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई। आगे चल करके इन दोनों जातियों के साथ 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 राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई थी। भाई साहब, बात ये हुई कि स्वै जय सिंह जो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर मैं आपको वहीं पर लेकर के चलूंगा जहां पर हम थे। देखो स्वै जय सिंह, स्वै जय सिंह की एक रानी थी सूरज कंवर खिची रानी, और दूसरी रानी स्वै जय सिंह की थी चंद्र कंवर। चंद्र कंवर मेवाड़ी, ये राणा अमर सिंह की पुत्री थी, अमर सिंह द्वितीय की। अमर सिंह सेकंड की बेटी थी, और इनकी शादी देवारी का समझौता हुआ था अमर सिंह, स्वै जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह के बीच में। उस समझौते के तहत स्वै जय सिंह जो है ना, इस स्वै जय सिंह की शादी इसके साथ में हुई। इस शर्त पर हुई कि इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वो आमेर का राजा बनेगी। माधो सिंह का जन्म 1728 में हुआ, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, प्रनोट लिखा हुआ है कि माधो सिंह जो है वो राजा बनेंगे। इधर क्या हुआ, स्वै जय सिंह की पत्नी सूरज कंवर से बेटा हुआ था ईश्वरी सिंह, बेटे का नाम था ईश्वरी सिंह, और इसका जन्म हुआ 1722 में। ये बड़ा ये छोटा, लेकिन तय हुआ था कि राजा यही बनेगा।
पहले ही तय हो गया था कि अगर योग्य होगा तो राजा कौन बनेगा, ये राजा बनेगा। अब क्या हुआ, राजा बन कौन गया 1743 में, स्वयं सिंह की मृत्यु के बाद में ईश्वरी सिंह राजा बन गया। और जब ईश्वरी सिंह राजा बन गया तब माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों भाइयों में लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। इसके पास भी कुछ मराठा है, इसके पास भी कुछ मराठा है, इधर मेवाड़ की सेना भी है, कोटा की सेना भी है, बूंदी की सेना भी है और मराठे भी है। इधर थोड़े मराठे भी है और भरतपुर का जाट राजा भी है। दोनों के बीच में लड़ाई होगी। पहला युद्ध होगा राजमहल टोंक का। राजमहल का युद्ध हुआ और इस युद्ध में है ना ईश्वरी सिंह जीत गया। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने एक त्रिपोलिया बाजार में है ना, त्रिपोलिया बाजार जयपुर में ईश्वर लाट का निर्माण करवा दिया। बात यहां तक नहीं थी, दोनों भाइयों की लड़ाइयां जारी रही। बगरू के युद्ध के बाद में ये ईश्वरी सिंह है ना, ये कहता है कि मैं माधो सिंह को 4 परगने दूंगा, बूंदी उमेद सिंह को दूंगा और मराठों को धनराशि दूंगा। इसको दे देता है, बूंदी वाले को दे देता है, लेकिन नगदी राशि इसके पास में थी नहीं। और जैसे जैसे ईश्वरी सिंह पर दबाव आता गया, ईश्वरी सिंह दबता गया और धीरे 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 वो टाइम आ गया जब ईश्वरी सिंह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। भाई साहब 1750 में ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट से कूद करके आत्महत्या कर ली थी और राजा बना दिया गया माधो सिंह को। माधो सिंह जी राजा बने थे और जब माधो सिंह जी राजा बने तो यही बात हम कर रहे हैं आगे चल करके। अब देखो माधो सिंह जो थे, माधो सिंह को राजा बना दिया गया राजस्थान की राजनीति में। अब माधो सिंह राजा बनते ही मराठों को मारेंगे। पहले मराठा माधो सिंह के साथ में, फिर मराठों को ही मारेगा। 4000 मराठों का कत्लेआम करवाया गया और मराठे और जयपुर आमने सामने हो गए। लड़ाइयां जारी हो गई। परिणाम क्या निकलेंगे आगे में चर्चा करेंगे। अब देखो आगे तुंगा का युद्ध, जुलाई 1787, लाल सोट दौसा में है और जुलाई 1787 में दौसा के पास में एक जगह है तुंगा, वहां पर युद्ध हुआ। 28 जुलाई 1787 लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा महाजी सिंधिया राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात हुआ के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। 20 जून 1970 को मराठों व राजपूतों के मध्य पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बात क्या हुई, जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास और किया। जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया गया। इस बार भी मराठा विजयी रहे, अतः जयपुर को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी थी। आगे कृष्णा कुमारी विवाद। देखो भाई, कृष्णा कुमारी विवाद क्या था, सारा मैं आपको बता देता हूं। देखो कृष्णा कुमारी विवाद क्या था भाई साहब, मेवाड़ की बात करें मेवाड़ के राजा थे महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह, कृष्णा कुमारी विवाद में आपको बता रहा हूं, ध्यान देख लीजिए भाई। मारवाड़ के राजा महाराजा भीम सिंह और इनके भाई थे मान सिंह, और एक तरफ जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय
ठीक है ना। हुआ क्या था, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी थी इनकी बेटी, और इस कृष्णा कुमारी की सगाई है ना, वो तय कर दी थी मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह के साथ। ये सगाई तय हो गई। दुर्भाग्यवश हुआ क्या, असामयिक निधन हो गया महाराजा भीम सिंह का। अब महाराजा भीम सिंह का शादी से पहले ही जब निधन हुआ ना, तब मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने क्या किया, कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी जयपुर के जगत सिंह के साथ में। अब ये सगाई जब जयपुर के जगत सिंह के साथ में हुई ना, तब क्या हुआ, ये मान सिंह बोला कि सगाई तो कृष्णा कुमारी की मेरे साथ होनी चाहिए। इस बात को लेकर के 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मेवाड़ और आमेर की संयुक्त सेना ने महाराजा मान सिंह के साथ में युद्ध किया था। भाई युद्ध कोई परिणाम नहीं निकाल पा रहा था, कोई रिजल्ट सामने सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब बात क्या हुई, बात हुई कि या तो लड़ाई करो और ये बात को समाप्त करो। तब कहते हैं कि आमिर खां पिंडारी टोंक से, आमिर खां पिंडारी टोंक के थे, और बीकानेर के सूरत सिंह, बीकानेर के सूरत सिंह, ये दोनों है ना आते हैं मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के पास में। इन दोनों ने आकर के मेवाड़ महाराणा भीम सिंह को समझाया कि बात को खत्म करो, ठीक है ना। रजवाड़े जा रहे थे, रजाओं की लड़ाइयां हो रही थी, खूब सैनिक मारे जा रहे थे, धन दौलत जा रहा था, हर दिन लड़ाई की आशंका रहती थी, हर दिन सुहाग जोड़ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई बात को समाप्त करो कैसे भी महाराणा जी आप। तब कहते हैं कि इनके कहने पर मेवाड़ महाराणा ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था, और बात जो थी वो वहीं पर समाप्त कर दी थी, ठीक है ना। तो भाई ये आपकी जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये है कृष्णा कुमारी विवाद। पूरा कृष्णा कुमारी विवाद था, मेवाड़ महाराणा की बेटी थी। जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष लंबा चला था भाई, जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है ना, बड़ा लंबा चला था। देखते हैं चलो, जोधपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करें, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह। देखो अभय सिंह है ना, ये अभय सिंह जी थे अजीत सिंह के बेटे, ये अभय सिंह अजीत सिंह के बेटे। महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बनना चाहता था। जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु हो गई। देखो बात हुई थी कि बख्त सिंह जो है ना, बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या करी थी, अपने पिता की हत्या करी थी, तो राजा जो थे वो ये बन गए थे। इसलिए ये अभय सिंह और ये बख्त सिंह दोनों अजीत सिंह के बेटे थे, ठीक है ना, दोनों अजीत सिंह के बेटे थे। ये अभय सिंह है ना, इसको राजगद्दी से हटाना चाह रहा था। इस बख्त सिंह ने है ना अजीत सिंह को मारा था, अपने पिता को अजीत सिंह को मारा था। बख्त सिंह अजीत सिंह को मार के राजा बनना चाहता था, लेकिन राजा बना दिया गया अभय सिंह। हुआ क्या, 1749 से लेकर के 49 तक, 1724 से 1749 तक राजा रहे थे अभय सिंह। अब अभय सिंह की जब मृत्यु हुई ना, तब राजा बन गए। मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। अब राम सिंह जब गद्दी पे बैठे ना, तब बात क्या हुई, नवंबर 1750 में बख्त सिंह ने राम सिंह को हरा दिया, और राजा खुद बन गया बख्त सिंह, यानी अपने भाई के लड़के को हरा दिया इसने, जोधपुर की गद्दी हथिया ली। 1752 में देखना, बख्त सिंह अजमेर पर अधिकार किया, तो मराठों को विरोध का एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की मृत्यु होगी, और बख्त सिंह का बेटा विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। राम सिंह जोधपुर का शासक बनने के लिए मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। अब क्या हुआ, जून 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः गद्दी पर बैठाने के लिए जयपाल सिंधिया जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, और विजय सिंह पराजित हुआ। आगे फरवरी 1756 को इनके बीच संधि हुई। संधि की शर्तें क्या थी, अजमेर
और गढ़बिठली मराठों के अधिकार में रहेंगे। 1 नंबर। 2 नंबर, जालोर सहित आधा मारवाड़, सांभर, मारोट, सोजत, प्रबसर, केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार और जोधपुर, नागौर व मेड़ता पर विजय सिंह का अधिकार था। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्तियों के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया था। विजय सिंह ने कहा था कि मराठों की जो धनराशि लगी है, जो धन दौलत लगी है, वो हम उनको दे देंगे भाई। आगे देखो, राम सिंह ने मराठों को सहायता के बदले 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश व हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर व जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। ये बात थी अपने पाठ नंबर 1 की। चर्चा कल की क्लास में करेंगे पाठ नंबर 2 की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यानी यहां पर कहा गया था कि चाहे राजपूतों के विरुद्ध कुछ भी हो, अपमान है तो बराबर का होगा, सम्मान है तो बराबर का होगा। तो बातें जो है वो यहाँ पे कही गई कि दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक अपने स्वार्थ में थे, इसलिए एकजुटता स्थापित होना असंभव था। हुरडा सम्मेलन एक असफल सम्मेलन सिद्ध हुआ।